नमस्कारम। आज मैं आपको बताऊंगा आयुर्वेदिक कुकिंग के कुछ टिप्स। कुछ लोग पूछ रहे थे कि आप आयुर्वेदिक कुकिंग सिखाते हैं तो हमें भी कुछ टिप्स दीजिए ताकि हम घर बैठे फ़ायदा ले सकें। तो चलिए मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं आयुर्वेदिक कुकिंग के। आयुर्वेदिक कुकिंग जो है, दरअसल कुकिंग तो बेसिक ही होती है। आयुर्वेदिक कुकिंग क्यों शब्द आयुर्वेदिक लग गया? क्योंकि उसमें सिखाते हैं हम कि कुकिंग में कौन सी चीज़ें हैं जो हेल्थ के लिए अच्छी नहीं हैं, आपकी हेल्थ से खिलवाड़ कर देंगी, कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो आपकी हेल्थ को और बढ़ा देंगी। यही फ़र्क है बस। क्योंकि लोग स्वादिष्ट चीज़ बनाने के लिहाज से तरह तरह के एक्सपेरिमेंट खुद करते हैं। खासकर जो शेफ़ हैं, या मैं किसी को नहीं गलत ठहरा रहा, पर फिर भी वो अपनी ख्याति पाने के लिए जहाँ अपना और कोई नया फार्मूला ईजाद कर लेते हैं, नेचुरल जो कुकिंग के टिप्स हैं उनसे छेड़छाड़ कर जाते हैं, कुछ गलत कॉम्बिनेशंस डाल जाते हैं जिसकी वजह से हेल्थ ख़राब होती है। तो वही चीज़ें हम टोकते हैं और हम उनको नेचुरल वे से कैसे कुकिंग हो सकती है, किस सब्जी में कौन सा तेल डालना चाहिए, किस मौसम में कौन सा यूज़ करना तेल, ये सब चीज़ें सिखाते हैं। तो चलो मैं आपको कुछ टिप्स देता हूँ, आपको अंदाज़ा होने लग जाएगा कि आयुर्वेदिक कुकिंग क्या होती है। दरअसल आपको पहला टिप मैं देना चाहूँगा कि जैसे चावल पकाते हैं, चावल पका करके लोग ऊपर से उसकी मांड उतार लेते हैं, जो पिच होती है वो उतार लेते हैं और फेंक देते हैं। ये गलत है, क्योंकि जो उसकी पिच है वही सार है। आप सोचिए कि कोई जड़ी बूटी आप उबाल रहे हैं पानी में और उसका काढ़ा पीना है बाद में आपने, तो आप क्या कर रहे हैं, काढ़ा उबाल के पानी फेंक रहे हैं और वो नीचे वाला फोक खा रहे हैं। यही चीज़ वो है कि अगर आपने पिच उतार के फेंक दी तो नीचे तो फोक है। बोले नहीं जी, हमें डॉक्टर ने बताया, डाइटिशियन ने बताया है। क्यों बताया जी? क्योंकि वो कह रहा था जी इससे जल्दी पतले हो जाओगे। तो इससे अच्छा ना खाओ। कोई मोटा नहीं होता इंसान अगर वो लिमिट से थोड़ा कम खा ले, ज़रूरत से थोड़ा कम खा ले। इतने की बजाय इतना खा लो, पर असर तो उसका लो। कोई वज़न नहीं बढ़ता चावल से, बस बढ़ता तब है जब चावल और रोटी इकट्ठी खा जाते हो आप। वो भी खा गए, वो भी खा गए, एक टाइम पे एक चीज़ खाओ, ये ज़रूरी है। उसकी मांड जो होती है ना, पिच जो होती है, उसमें तो सारी ताकत है। जब कोई बंदा हॉस्पिटल में एडमिट है तो डॉक्टर बोलता है चावल की पिच पिलाओ इसको, क्योंकि खा पी नहीं सकता, चलो इससे ताकत आएगी। तो आप ताकत बाहर फेंक के उसको लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं, पहली बात। दूसरा टिप ये है कि जैसे जिस भी चीज़ में आपने सब्जियां उबाली, जैसे कई बार आपने सब्जियां बॉयल करी, अब आपको सब्जियां चाहिए, पानी नहीं चाहिए, आप फेंक देते हैं, वो भी गलत है। अगर आपको बिल्कुल उसका पानी नहीं चाहिए तो आप आटे में गूंद लो। अगर आपको कम चाहिए था पानी तो आप पहले ही कम डाल के बनाओ, उसको वेस्ट ना करना पड़े। दाल लोग भिगोते हैं रात को, सवेरे उसका पानी गिरा देते हैं। कई महिलाओं को नहीं पता कि वो उसमें सारा उसका जो तत्व है वो था। आपको उसको रखना है और उसको सवेरे यूज़ करना है, उसी से अंदर कुकिंग करनी है उसकी। तो ये ज़रूरी है। आपको किसी दाल जिसमें भिगोई, सब्जी भिगोई, वो पानी नहीं फेंकना है। चावल भिगो के कई बार बनाते हैं, ब्राउन राइस, या हम बाजरा भिगो के बनाते हैं, उनको फेंकिए नहीं, पहले अच्छे से धो लो ताकि आपको उसके लिए पानी जो है बदलना ना पड़े। तो ये याद रखना कि कोई भी सब्जी उबाली है, उसका पानी नीचे सूप बचा है अगर, तो वो भी फेंकना नहीं है, सर सारा उसमें होता है। ये नियम है आयुर्वेद का। फिर इसके बाद अगली चीज़ ये आती है कि आप आटा गूंदते हैं, तो आटा गूंद के उसी वक्त रोटियां बना के दे देते हैं। आटा गूंद के कम से कम 2 घंटे, और ज़्यादा अगर फ़ायदा लेना तो 4 घंटे। मैं आपको बंदिश नहीं डालता कि आप कहोगे फिर खाएं कब। आप दोपहर को अगर रोटी खानी है तो उसका आटा सुबह गूंद के रख दो, ताकि 4 घंटे बाद उसको पकाओ। उससे वो थोड़ा थोड़ा उसमें सोडा बाई कार्ब जैसी थोड़ी क्वालिटी आ जाएगी, थोड़ा खमीर हो जाएगा हल्का हल्का, उससे और भी फायदा हो जाएगा, क्योंकि पचने में ज़्यादा पाचक हो गया, हाजमेदार हो गया, तो ये आपको पचेगा भी हल्की हल्का, जल्दी बचेगा। और उसको पहले थोड़ा अपने गैस में, अगर उसे आपको कह नहीं सकता कि गैस बाहर निकाल लो, पर इतना तो मैं कह ही सकता हूँ कि रोटी को बाद में थोड़ा कोयले पे सेक लो। नहीं तो तंदूरी रोटी कभी कभी ज़रूर खाओ। तंदूर में बनी हुई रोटी, मिट्टी के तंदूर बड़े कॉमन है, उसमें लकड़ियाँ जला के लोग पहले तंदूरी रोटियाँ लगाते थे। एक परिवार बना रहा है अपने घर में, सारा आसपास के लोग आ जाते थे, उसी तंदूर में लगा लेते थे। तो तंदूरी रोटी बड़ी हल्की होती पचने में। कईयों को वहम होता है कि वो भारी होगी, पता नहीं खा के मेरे को कुछ हो ना जाए। हल्की होती है तंदूरी रोटी। तंदूरी रोटी खाइए, वो अच्छी है। फिर इसके अलावा आयुर्वेदिक टिप्स में मैं आपको देना चाहूँगा कि जैसे अचार, अचार जो होता है ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। अचार को
वैसे अचार थोड़ी मात्रा में खा लो, कोई बुरा नहीं है। थोड़ी मात्रा में अचार जो खाएगा वो उसका हाजमा तेज होगा, लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में खाया गया स्वाद स्वाद में तो वो हाजमे को नॉर्मल से भी ज़्यादा ठप कर देगा। पर फिर भी अचार ज़्यादा अच्छे नहीं होते। अगर आपने अचार खाना ही है तो आंवले का खाइए, नींबू का खाइए। आम का अचार ज़्यादा अच्छा नहीं होता, बहुत रेयर कभी ले लिया एक आध टुकड़ा तो काफ़ी है। उसको अपनी नज़र के थोड़ा ओझल रखा करो ताकि बार बार नज़र ना आए, और बार बार नज़र आएगा तो वो आपको खाने का मन भी कर सकता है। तो ये थे टिप्स कुछ आयुर्वेदिक कुकिंग के। ये तो एक छोटे छोटे ऊपर ऊपर के टिप्स हैं। जब हम कुकिंग करवाते हैं हम उसमें बताते हैं कि कौन सी सब्जियों में कौन से तरह के मसाले डलने चाहिए, और कौन सी चीज़ में कौन सी चीज़ नहीं डालनी, ये सारा स्टडी होती है। उसको हम बोलते हैं आयुर्वेदिक कुकिंग। समय समय पर मैं आपको यूट्यूब से जो जुड़े हैं उनको भी आयुर्वेदिक कुकिंग के टिप्स देता रहूँगा, और अगर हो सके तो आप लाइव आकर के भी सीख सकते हैं हमारे आश्रम में आकर के। मैं आप सबको बड़े प्यार से सिखाने की कोशिश करूँगा। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।